नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका नमस्कार। आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के हिंदी सेशन के 1024वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच प्रतिदिन 7:30 से 10:30 बजे तक के लिए वेबिनार आयोजित करता है, जिसमें से 7:30 से 8:30 का समय हिंदी वेबिनार का समय है। और हम लोग वेबिनार को अगले दिन ही यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करते हैं, जिससे कि जो इसको मिस कर देते हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको देखकर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप बिना किसी फी के सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं। ये डॉक्टर आर के चतुर्वेदी सर हैं। डॉक्टर आर के चतुर्वेदी नगर निगम जबलपुर से सेवानिवृत्त होम्योपैथिक अधीक्षक हैं। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पीएचडी किया हुआ है इन्होंने, और भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में होम्योपैथिक दर्शन की प्रासंगिकता, होम्योपैथी और दर्शन पर 2004 में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के विभिन्न पदों पर अपना योगदान दे चुका है, इन्होंने दिया है, जिसमें से कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जोनल वाइस प्रेसिडेंट, और ये वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 50 से भी अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। तो मैं इनके आज के वेबिनार का टॉपिक अ गोल्डन जर्नी ऑफ सर्विस साइंस एंड स्ट्रेंथ है। मैं सर का आईएफपीएच के सभी व्यक्तियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जिस दुख को दूर करने की चर्चा पैथियों में है, उसी पैथियों के एक समग्र रूप का नाम है HMAI, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम बात करेंगे कि डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, आप देखें कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ, और जिस तरह से मनुष्य का विकास होता चला गया, उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि, उसका मन, उसकी प्रकृति, ये सारों में एक साथ विकास धीरे 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 करके परिलक्षित होता गया। आज हम जिस स्थिति में हैं और आज से सैकड़ों साल पहले की जो स्थिति थी, उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज हम बहुत विकासवाद, आध्यात्मवाद, भौतिकवाद और इन सभी वादों के साथ साथ में एक झंझावात में भी हम हैं कि ज्ञान का झंझावात जो है हमारा, वो किस प्रकार से आलोकित हो रहा है। मैं देखता हूं कि संगठन संगठन क्या है। एक्चुअल में संगठन उन समान व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। मैं इस बात को यहां से इंगित करता हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें अध्याय के 3रे श्लोक में एक बात आई है, समानो मंत्र समिति का एक प्रसिद्ध मंत्र है जो एकता, समानता और सामूहिकता की बात करता है। तो हम अगर देखें तो कैसे मनुष्य के मन में समिति के निर्माण की बात आई, संगठन के निर्माण की बात आई, और कैसे व्यक्ति आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से हमारे विचार मंत्र, सभाएं, समिति, संगठन, मन और उद्देश्य एक समान होना चाहिए, तभी कोई संगठन का निर्माण होता है, तभी व्यक्ति की पहचान होती है उस संगठन से, ताकि हम एक साथ मिलकर प्रगति कर सके। यह मंत्र भारतीय संस्कृति में माननीय और मानवीय एकता, सामूहिक निर्णय लेने और एक
समान लक्ष्य के लिए एकजुट रहने की शक्ति पर जोर देता है। मतलब संगठन कोई आज का शब्द नहीं है। अगर देखा जाए तो ये संगठन हमारे प्राचीन काल में, वैदिक काल से चला आ रहा है और इस तरह से संगठनों का निर्माण होता चला गया। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मानांसि जातयाम, ऋग्वेद 10वें मंडल के 191 अध्याय का दूसरा मंत्र है। ये धर्म विकास विद्वानों के द्वारा आप परस्पर एक होकर रहें, इस बात को इंगित करता है कि हमें एक समान अपने आचरण विचार रखना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए, परस्पर मिलकर प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए। अथर्ववेद में भी 6वें अध्याय के 64वें श्लोक के दूसरे खंड में यही बात बताई गई है कि हमारे कार्य की प्रवृत्ति समान होना चाहिए। तो जब समान प्रवृत्ति होगी, समान प्रवृत्ति के लोग होंगे और उनका उद्देश्य समान होगा, तब संगठन का निर्माण होता है। और संगठन उसे ही कहा जा सकता है जब समान विचारधारा वाले लोग मिले। समर्थ मूलम स्वातव्यम सममूलम वैभवम, न्याय मूलम स्वराज्यम संघ मूलम महाबलम। शक्ति स्वतंत्रता की जड़ है, मेहनत धन दौलत की जड़ है, न्याय स्वराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति की जड़ है। इस प्रकार से इस संगठन को हमारे वेदों ने परिभाषित किया है। एक और उक्ति आती है कि त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्तिम कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिम च संघे शक्ति कलौ युगे। अर्थात त्रेता युग में मंत्र शक्ति थी, सतयुग में ज्ञान शक्ति थी, द्वापर में युद्ध शक्ति थी, किंतु कलयुग में संगठन की शक्ति ही प्रधान है। मतलब संगठन का कितना बड़ा महत्व है, ये हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है और निरंतर इसमें विकास होता चला गया है। इसमें और चूंकि विरोधी के बिना एक पक्ष रहता है, दूसरा विपक्ष रहता है, तो विपक्ष को आमतौर पर विरोधी मान लिया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि विरोधी नौ से श्रोतव्यम आत्मनियत तथा मतम तत्कालम न विरोधेयम यथा कालम तु खंडयेत। विरोधी के मत को भी आत्मीयता से दिखाते हुए सुनना चाहिए। ये नहीं कि बीच में उसको काट दिया, उसकी बात को कंडेम कर दिया और उसकी सुनी नहीं और अपना वर्चस्व बनाए रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्काल विरोध नहीं करना चाहिए, समय देखकर कालांतर में उसकी अनुचित बात का खंडन करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस धारणाओं को संगठन के चलाने में बनाया है। क्षण क्षण विरोधश्च विपदश्च पदे पदे प्रलोभनाम न्यायंतामी संघ कार्यम दिवास्करम। जहां क्षण क्षण पर विरोध, पद पद पर विपत्ति और अनंत प्रलोभन हो, वहां संगठन करना बहुत कठिन होता है। तो ये बात तो हमने आपकी संगठन की कि संगठन में वैदिक काल से लेकर के आज तक किस प्रकार से संगठनों का निर्माण हुआ, उसका क्या उद्देश्य था और कैसे हम इस संगठनों को लेकर के आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी, क्योंकि हमारा होम्योपैथी परिवार है और इसके समान विचारधाराएं हैं, इनके समान उद्देश्य हैं और ऐसे समान चिकित्सकों को लेकर हमारा जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, HMAI, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी मिलकर के HMAI बने हैं। और HMAI के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ पूर्व में लिखा जा चुका है, बताया जा चुका है कि दो संगठन को किस तरह से मिलाया गया और कैसे वो एक हुए और हमारा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया चला। और उसमें भी एक बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि पूर्व के जो संगठन थे तो उनमें विरोधाभास ये था कि एक क्वालिफाइड संगठन को लेकर के चलता था डॉक्टरों को, एक अनक्वालिफाइड। तो लोग आरोप ये लगाते थे कि ये संगठन जो है HMAI, ये अनक्वालिफाइड का, HMAI मतलब HMAI के पूर्व, और जो मर्ज होकर के HMAI बना। फिर उसके दलील ये दी गई कि जब ये अनक्वालिफाइड का संगठन है इसलिए हम इसको साथ में नहीं लेंगे,
लेकिन बाद में जाकर के ये बात ये गुत्थी सुलझी और डॉक्टर JN कांजीलाल के प्रयास से सब ने मिलकर के यहाँ पर होम्योपैथी के विकास में जो योगदान दिया और एक संगठन का निर्माण हुआ और वह था होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जितनी भी यूनिटें हैं ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और सेंट्रल लेवल पर है। इनमें सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र में भी प्रतिनिधित्व होता है, प्रांतों में भी होता है और इसके बीच में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बनी हुई जिसको NEC कहते हैं। पहले उसको CEC कहते थे। तो CEC से NEC तक हम लोग आ गए और ये परिवर्तन जो है ये होम्योपैथी के विकास में, HMAI के विकास में बहुत योगदान देता रहा। जहां तक कॉन्फ्रेंसेस की बात है, कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो जब मैंने 1977 में ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इंटरनेशनल 32वीं अंतरराष्ट्रीय दिल्ली में, उस समय डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र जी ने काफी योगदान दिया था। और उसके साइंटिफिक सेमिनार को और आज के साइंटिफिक सेमिनारों को हम देखें तो हम निश्चित रूप से ये पाते हैं कि पहले से और आज जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी और तरह तरह के जो उपकरण आविष्कार हुआ और वो आए और उनसे होम्योपैथी को बहुत विकास हुआ, बहुत लाभ हुआ। मुझे एक दृष्टांत याद है, डॉक्टर SR वाडिया जी ने अपने 32वीं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में एक उस समय कैसेट चलता था, तो उस कैसेट के माध्यम से उन्होंने कफ को डिफाइन किया था कि ये स्पॉन्जिया का कफ है, ये इपिकॉक का कफ है, ये आर्सेनिक का कफ है, ये फास्फोरस का कफ है। और उस कफ के ऊपर तरह तरह की जो साउंड थे कफ के, उसको उन्होंने उस समय बताया था। तो ये वो दौर था। आज जो दौर है, आज ऑडियो विजुअल सब है और आज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये कौन है, किसकी आवाज है और व्यक्ति को कितना आराम, चेहरा देख करके भी हम आज अंदाज लगा सकते हैं, जो पहले नहीं लगाते थे। लेकिन उन लोगों की जो विद्वता थी उस जमाने में, जिसमें डॉक्टर कुटुंबा राव थे, डॉक्टर N रमैया थे, डॉक्टर गेंद्र पाल सिंह थे, इन लोगों ने जो मेहनत की और उसमें SB सिन्हा, डॉक्टर RD मलिक, इनके लेक्चर सुनने में ऐसा लगता था कि हम विज्ञान और होम्योपैथी दोनों का समाविष्ट पाते हैं और उन समाविष्ट को लेकर के ही होम्योपैथिक दर्शन आगे बढ़ा, ज्ञान आगे बढ़ा और उसके साथ साथ विज्ञान की प्रगति के साथ HMAI भी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कालांतर में जब अलग अलग स्टेट आई तो अलग अलग स्टेट में सबसे पहले बंगाल में डॉक्टर प्रदोष मजूमदार और डॉक्टर SB सिन्हा, डॉक्टर RD मलिक, डॉक्टर GN मुखर्जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत और अपनी तपस्या करके इस संगठन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में आए तो डॉक्टर RK कपूर, जिन्होंने HMAI में शुरू से लेकर के निरंतर गतिशील रहे, सदस्य भी रहे और जब होम्योपैथी के एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ HMAI का, उसमें भी उनके हस्ताक्षर थे। अब डॉक्टर SM सिंह, इनका नाम आता है और डॉक्टर मुखर्जी का नाम आता है, तो यूपी से डॉक्टर VC आचार्य जी का नाम आता है। तो इन लोगों ने जब मेहनत की और उस मेहनत का ये प्रतिफल रहा कि आज उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी और HMAI दोनों का विकास एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जब हम जाते हैं तो एक दृष्टिपात होता है कि डॉक्टर गिरिंद्र पाल सिंह, इसके पूर्व डॉक्टर खुटेटा, डॉक्टर खुटेटा जी के बाद में डॉक्टर गिरिंद्र पाल सिंह और गिरिंद्र पाल सिंह का जो उस समय कार्यक्षेत्र था, उस उनके पश्चात कार्यक्षेत्र के पश्चात डॉक्टर दयानी जी ने इसको संभाला और डॉक्टर दयानी जी ने, अभी मैंने देखा सोवेनियर में अपने गोल्डन जुबली की, उसमें उन्होंने जयपुर का और जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान का HMAI का इतिहास और होम्योपैथी के विकास का इतिहास दिया है। मेरी ये परिकल्पना थी कि इस तरह का कार्य अगर सभी स्टेट करते तो एक बहुत अच्छी हिस्ट्री होम्योपैथी की सब जगह की, सब स्टेट की बन जाती। मुझे स्मरण आता है कि 32वें अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बाद
जयपुर और अपने बम्बई में इन सोविनियर्स में अलग अलग स्टेट की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र था, कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का जिक्र था, कुछ हमारे डॉक्टर जो थे उनका जिक्र था, और उनकी मेहनत के बारे में बराबर बाकायदे लिखा गया था। लेकिन ये प्रथा अब बंद हो गई। अब इसके कई कारण हो सकते हैं बंद होने के, लेकिन ये प्रथा अगर चलती रहती तो आज हमारा जो इतिहास है एचएमआई का और होम्योपैथी का, हर स्टेट में अलग अलग ये आता रहता, और एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा बन जाता। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट अब तैयार हो सकता था। लेकिन खैर, हमने 50 साल के इस पूरे एचएमआई के सिंहावलोकन पर एक एग्जीबिशन लगाई कलकत्ता में गोल्डन जुबली के समय। उस एग्जीबिशन पर कितनी जितनी सुंदर हमारे यहाँ प्रकाशित हुई, ऑल इंडिया कांग्रेस की, ऑल इंडिया साइंटिफिक सेमिनार की, और अलग अलग स्टेट की, राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, बंगाल की, और शिलांग की, गुजरात की, और गोवा की, बॉम्बे की, इन सब सोविनियरों का प्रकाशन जो था वो हमने वहां पर प्रदर्शित कराया, और लोगों ने बड़ी सराहना की। तो मैं चाहता था कि इस तरह की अगर हर स्टेट की जानकारी संकलित हो जाती, तो मेरे पास था वो तो मैंने दिखाया और दिया, लेकिन और अच्छा रहता कि सारे स्टेट के अलग अलग इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन अगर हो जाता, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एचएमआई का हो जाता। अब स्थिति ये है कि हमने जो एग्जीबिशन लगाई उसमें एक और विशेषता थी कि मध्य होम्योपैथी के डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने कोई मेयर रहे, कोई विधायक रहे, कोई सांसद रहे, कोई पार्षद रहे, कोई कमेटी के मेंबर्स रहे, इन सबको समाहित करके उनके फोटोग्राफ्स का भी हमने एक मंच पोस्टर लगाया बड़ा, और उसमें पूरे राजनीतिक ऑल ओवर इंडिया के जो थे, जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर जीवी सिंह, गंगा बख्श सिंह जी यूपी के, उनकी मैं बात करूं, और मध्य प्रदेश के डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा और डॉक्टर टुमन लाल, ये दोनों हमारे एचएमआई के लाइफ मेंबर थे उस जमाने में। ये 80 की बात है। 80 में जब दो कैबिनेट मिनिस्टर हमारे एचएमआई के लाइफ मेंबर थे, तो क्या कारण था कि आज हम उस स्थिति में नहीं है कि हम जो हमारे डॉक्टर्स और वो विभिन्न पदों पर रहे, डॉक्टर के एल दुबे मेयर रहे हमारे जबलपुर के, उन्होंने होम्योपैथी के विकास में, होम्योपैथी को पैट्रोनेज देकर दिलाने में मध्य प्रदेश में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। तो ऐसे कई व्यक्तित्व थे जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह थे। अगर ये सब लोग और मेहनत करते और मुझे थोड़ा सा सहयोग करते, तो निश्चित रूप से जो अगर कुछ छूट गए हैं उनको भी अपन आगे इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना है कि आप अगर ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जैसे मैंने अभी डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी के बारे में मुझे केवल इतना मालूम था कि उनको पद्मश्री और सॉरी पद्म विभूषण पुरस्कार 2 बार मिला। लेकिन डॉक्टर ए के गुप्ता जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जानकारी दी अभी बोला कि वो राजनीतिक भी थे और किसी पर भी थे। तो मैं चाहूंगा कि उनकी भी जानकारी अगर आ जाएगी तो हम इसमें समाहित कर लेंगे, उस पोस्टर में तो है, उनका फोटो दे देंगे। तो ऐसे करके होम्योपैथी के और एचएमआई के विकास में इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, दूसरे जो जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, हमने एक उसका भी पोस्टर लगाया कि अभी तक 50 सालों में कितने लोगों को, लगभग 6-7 लोगों को पद्मश्री और पद्म सॉरी विभूषण का पुरस्कार मिला, और उनके भी चित्र हमने पोस्टर में लगाए। एक 1938 का इंडो जर्मन जर्नल था, उस इंडो जर्मन जर्नल का हम लोगों ने वहां पर एग्जिबिट किया, और उसको लेकर के बहुत से लोगों में बड़ी उत्सुकता रही, और जितने अधिकांश लोग आए उन्होंने सबने हमारे इस एग्जीबिशन को सराहा, और उसके साथ में उसके फोटोग्राफ्स लिए। इस एग्जीबिशन का जो उद्घाटन था वो हमारे माननीय डॉक्टर रामजी सिंह जी ने, और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्यामल मुखर्जी ने, तथा डॉक्टर ए के गुप्ता जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने किया। और उन्होंने इसकी बात की भी प्रशंसा की कि संकलन, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मत है
कि मेरी इस विचारधारा को समझ ही नहीं पा रहे थे एचएमआई के सेंटर टॉप लीडर्स कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ और इतना बढ़िया एग्जीबिशन में लगा सकता हूँ। इसलिए वो शुरू से जब दिल्ली में कलकत्ता में जून में मीटिंग हुई थी, मैंने अपना प्रस्ताव रखा था, तो बड़े ऊहापोह में थी एचएमआई कि लगाएं कि नहीं लगाएं। मैंने कहा आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, मैं लेकर आऊंगा और आप उसको देखिए। खैर, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने देखा, अध्यक्ष जी ने देखा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर जायसवाल जी ने देखा और बहुत से लोगों ने देखा। अलग अलग स्टेट के जो पुराने स्टालवर्स थे उन्होंने भी देखा। तो इस बात के लिए हम ये मध्य प्रदेश में नहीं नहीं ये ऑल इंडिया में पहला अवसर था कि जब एचएमआई की एग्जीबिशन राष्ट्रीय स्तर पर लगी और उसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए था शायद नहीं हो पाया, नहीं तो और भी सफलता इसमें मिलती। खैर, आगे देखा जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जब अलग अलग धड़े आए और उनमें जब मुलाकात हुई, सब मिले और फिर एक एचएमआई बनी, तो एचएमआई बनने के बाद हमेशा ये बात रही कि एक बार बंगाल का पदाधिकारी होगा और एक बार यूपी साइड से दिल्ली साइड से होगा। ये परंपरा चलती रही और ये कई वर्षों तक चली। इसके बाद में फिर चेंज आया। डॉक्टर जेएस खन्ना जब जबलपुर के थे, वो जब सेक्रेटरी जनरल बने तो उसके बाद वो मिथ्स टूट गया और फिर अलग अलग जगहों से भी सेक्रेटरी जनरल और अध्यक्ष बने चुने जाने लगे। लेकिन एक बात जरूर रही कि इस एसोसिएशन के विस्तार में जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, डॉक्टर पी विष्णु, डॉक्टर आर के देसाई साहब, इन लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं खन्ना जी, डॉक्टर आर के देसाई जी और डॉक्टर पी विष्णु डॉक्टर खन्ना जी के घर पर 2-2 बजे रात तक बैठ करके डिस्कस करते थे कि एचएमआई के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है, किस तरह का अंतर है और क्या और हो सकता है, क्या होना चाहिए। इस सुझाव पर हम लोग सब चर्चा करते थे और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर पी विष्णु तैयार करके उसको एनईसी में पुटअप करते थे और एनईसी में पुटअप करने के बाद फिर वो पास होता था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होते थे, कुछ एज इट इज रहता था और वो पास हो जाता था। आज विडंबना ये है कि मैं केंद्र में नहीं हूं, परंतु एचएमआई के केंद्र में तो हूं, क्योंकि मैं इतने साल से जो कार्य कर रहा हूं और देख रहा हूं एचएमआई को, क्योंकि उस समय से लेकर के आज तक कुल 4-5 लोग हैं जो इस चीज के गवाह हैं एचएमआई के, जिनमें डॉक्टर वीसी आचार्य, डॉक्टर एमपी आर्या, डॉक्टर रामजी सिंह, मैं और झारखंड के डॉक्टर। तो इस तरह से होम्योपैथी को हम लोगों ने बड़े नजदीक से और बड़े उतार चढ़ाव से देखा। कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट रहे लोगों के, कुछ मुकदमेबाजी हुई, कोर्ट केस हुए, कुछ यूपी से हुए, कुछ जबलपुर से हुए, कुछ नागपुर में हुए, कुछ कलकत्ता में हुए। इस तरह से भी ये चलता रहा। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी एचएमआई टूट नहीं पाई, एचएमआई संगठित रही। एचएमआई के चूंकि उद्देश्य अच्छे थे और इसका कर्तव्य में जो लगन थी लोगों की, डॉक्टरों की, उसमें दो मत नहीं है कि ये बहुत आगे चलती चली गई और इसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोर्ट केस का एक अगर छोटा सा कार्यकाल हम छोड़ भी दें तो बहुत आगे एचएमआई आज है और इसका सारा श्रेय जो हमारे अभी वर्तमान पदाधिकारी हैं और जो सीनियर्स हैं उन सबको जाता है। लेकिन एक बात और है कि हमें पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए, खोज खोज करके उनको लाना चाहिए। मैंने प्रस्ताव कुछ दिए थे वहां पर कैलकाटा की एनईसी मीटिंग में कि जो हमारे जितने पुराने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, पुराने जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस की है, जो स्टेट में रहे हैं, जो सेंट्रल में रहे हैं, यदा कदा आते रहे हैं, उनको सबको आमंत्रित किया जाए
और ये भी सही है कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय डॉक्टर जायसवाल ने उन्हें आमंत्रित किया भी होगा। किसी वस्तुता के कारण वो लोग आ भी नहीं पाए होंगे, लेकिन पुनः प्रयास करना चाहिए कि जो यहाँ छूट गए हैं अब आने वाले सम्मेलनों में उनको हम किस तरह से आगे लाएं और उनको बताएं। क्योंकि क्या है, इतिहास बनना और इतिहास बनाना और लिखना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने एचएमआई ने इतिहास बनाया है और हमने इतिहास लिखा है। तो ये बात सही है कि अभी तक जो एचएमआई के बारे में लेख हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर जुगल किशोर का योगदान रहा, डॉक्टर कांजीलाल जी का योगदान रहा। और उसके बाद अभी मैंने देखा कि डॉक्टर जो बंगाल के हैं कांजीलाल, शुभ्रो कांजीलाल, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में वाहवाही भी बहुत मिली। और ये लगा कि हाँ, ये एक डॉक्यूमेंटेशन एचएमआई का तैयार हुआ है। ठीक इसके पूर्व जयपुर वाले कॉन्फ्रेंस में यूपी स्टेट ने भी एक डॉक्टर पांडे जी ने एक ऑडियो विजुअल बना के लाए थे और वो उन्होंने वहां प्रदर्शित किया था और उसकी भी सराहना हुई। ये बात भी सही है कि इन दोनों भी ऑडियो विजुअल में और उनको बनाने वालों ने मेरे नाम का उल्लेख किया कि मैंने उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराया या मैंने उनको कुछ चित्र उपलब्ध कराए, जिसके कारण ये उन दोनों क्लिपिंग बन सकी। तो मैं उन सभी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मेरा नाम उसमें उल्लिखित किया। लेकिन हमको ये जरूर चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को और किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैंने देखा एक दौर वो था जब केवल एचएमआई और एचएमआई के लोग ही मिल करके किसी भी कार्य को, साइंटिफिक सेमिनार को, मीटिंग्स को, कॉन्फ्रेंस को, अलग अलग स्टेट कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते थे। लेकिन सॉरी कालांतर में क्या हुआ कि इतिहास ने करवट ली और इतिहास ने जब करवट ली तो सीसीएच और एचएमआई जुड़ गए। और सीसीएच में विशेष रूप से डॉक्टर एसपीएस बख्शी जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी और डॉक्टर भस्मे जी, इन तीनों ने मिलकर के जिस तरह से, जिस तीव्र गति से होम्योपैथी में एचएमआई को उठाया, हाथों हाथ ले लिया, तो जो पुराना हमारा दौर था जिसमें हम कभी कल्पना करते थे कि हम साधारण होटल में रहेंगे और डॉर्मेट्री में रहेंगे और इस तरह से काम करेंगे, तो उसमें उस समय जब हम लोगों ने ये सोचा कि ये कैसे संभव है, तो डॉक्टर एसपीएस बख्शी जी बोले कि नहीं डॉक्टर, पुराना कल्चर छोड़ो, अब स्टैंडर्ड अपना ऊपर करो और डॉक्टरों का स्टैंडर्ड और स्टेटस ऊपर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस होटलों में करेंगे। और तब से ये पैटर्न चल गया सीसीएच के समाहित होने से कि हमारी कॉन्फ्रेंस जो पहले कभी कहीं अदर जगह हुआ करती थी, वो आजकल 5 स्टार होटल्स में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में और बड़े बड़े अच्छे अरेंजमेंट के साथ में वो होने लगी। तो ये एक हमको बहुत बड़ा लाभ मिला सीसीएच का कि सीसीएच ने और एचएमआई ने मिलकर के दो चक्के का काम किया और उसमें होम्योपैथी भी बढ़ी, डॉक्टर्स भी बढ़े, प्रैक्टिशनर्स भी बढ़े और एचएमआई तो बढ़ी ही बढ़ी। रामजी सिंह जी ने जब समय साइंटिफिक सेमिनारों के विकास की बात आई, तो साइंटिफिक सेमिनार में कैसे इसको बढ़ाया दी जाए, तो उन्होंने विशेष रूप से पूरा योगदान लिया डॉक्टर डिसार्डा का, अपना औरंगाबाद। और औरंगाबाद में डॉक्टर डिसार्डा जी के सहयोग से पहली बार वहां पर ऐसा हुआ कि 3 या 4 हालों में अलग अलग लेक्चर्स, और अलग अलग लेक्चर्स में वो पहली परिपाटी थी जब औरंगाबाद से चली और अब होने लगी सब जगह। अब सभी कॉन्फ्रेंस में लोग अपने अपने रुचि से अपना सब्जेक्ट जो उनको सुनना होता है, जिस तरह के उनको साइंटिफिक पेपर की जरूरत है या किसका लेक्चर सुनना है, ये वो अपने हिसाब से वो चूज कर लेते हैं और उस हाल में वो जाकर के बैठ जाते हैं और वो सुनते हैं। परंतु मैंने देखा इसका दुष्परिणाम भी है। दुष्परिणाम ये होता है
कि मान लीजिए किसी हाल में तो 200-250 लोग हैं, लेकिन किसी हाल में 15-20-50 लोग। तो वो एक अपवाद और हास्य का कारण भी बनता है कि ऐसा क्यों, जहां हम एक और प्रगति कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि लोग को ज्ञान मिले, बराबर मिले, अलग अलग तरह का ज्ञान मिले, अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान मिले, तो इसलिए अलग अलग लेक्चर्स किए। लेकिन हम ये है कि हमारे जो स्पीकर्स रहते हैं उनको कहीं 15, कहीं 20, कहीं 50 ऐसे डेलीगेट्स बैठे रहते हैं हॉल में, और बाकी में 200-250 ऐसे रहते हैं। तो इसका नुकसान भी है। हमारे सीनियर्स को, हमारे ऑर्गेनाइजर्स को इस पर मंथन करना चाहिए कि किस तरह से हम होम्योपैथी के विकास में इस तरह का कम से कम ना हो कि कम से कम समान समान बराबर बराबर 50 आदमी की कैपेसिटी रखे, 50 के बाद आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें कि नहीं अब आप यहाँ सुनिए, अब आप वहां सुनिए। तो उससे होगा ये कि सबको पर्याप्त सुनने वाले भी मिलेंगे और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर रखा जाना चाहिए। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है फीस बढ़ाने की, तो फीस तो अभी प्रस्ताव में है कि सदस्यता शुल्क बढ़ाई जाए। बिना सदस्यता शुल्क के तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि अगली एनईसी में उस पर प्रपोजल, प्रस्ताव आ जाएगा। और जब पैसा आएगा तो निश्चित रूप से उसके लाभ भी होंगे। एचएमआई ने एक दौर ये भी देखा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते 1970, 75, 80 के दशक में कि एचएमआई का एक भवन होगा। कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसको सिद्ध कर दिया डॉक्टर श्यामल मुखर्जी जी ने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर जायसवाल, जो कि एचडी जायसवाल जी अभी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि किस तरह से एचएमआई भवन बनाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रगति है आज एचएमआई की, कि हमारा एचएमआई का भवन है, जो बहुत कम आईएमए वालों का तो हम सुनते रहते हैं, हर जिले में लगभग एक रहता है, पर हमारा ऑल इंडिया में अगर एक बन गया तो अब ये शुरुआत है और हो सकता है कि आगे बढ़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर ए के अध्यक्ष डॉक्टर आर के गुप्ता और डॉक्टर अवधेश भट्ट जनरल सेक्रेटरी ने एक प्रयास किया, और अभी 26 जनवरी को मध्य प्रदेश का एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन कार्यालय होने के बाद अब हम लोग जो है मीटिंग अपनी वहीं करेंगे, और जो भी हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, या और भी जो चीजें आएंगी, नोटिस वगैरह सब, वो वहां पर उपलब्ध रहेंगी। कोई भी डॉक्टर जो है हमारा सदस्य हो या ना हो, वो जाकर के वहां रिकॉर्ड देख सकता है। ऐसी व्यवस्था की है हमारे प्रांत ने। और प्रांत ने के सहयोग से ही हमारी वो एग्जीबिशन जो है वो लगी, क्योंकि पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो बाद में शॉर्ट आउट हो गई। मध्य प्रदेश ने कहा कि नहीं, अपन लगा रहे हैं और आपके पास है पूरा रिकॉर्ड, तो अपन ही उसका करवाएंगे प्रदर्शनी का, और हम लगाएंगे। तो ये उनके सहयोग के लिए भी मैं वहाँ मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, विशेष तौर से डॉक्टर ए के द्विवेदी जी का और डॉक्टर CL यादव जी का। तो इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने ये यहाँ पर वो एग्जीबिशन लगाई थी। जहां तक हमारे पत्र पत्रिकाओं की बात है, तो पहले जो जर्नल्स आते थे और आज जो जर्नल्स आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रिंटिंग में भी फर्क है, और उसके सब्जेक्ट में भी फर्क है, और मैटर में भी फर्क है। तो पहले के लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, उल्लेख करूंगा कि डॉक्टर JS खन्ना के समय में जब वो सेक्रेटरी जनरल थे, तो मध्य प्रदेश में हिंदी का एक बुलेटिन निकलता था 4 पेज का, और उस 4 पेज के बुलेटिन में पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस स्टेट में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, किसकी डेथ हुई, कौन आगे आया, किसको क्या पुरस्कार मिला, किसको क्या कोई राष्ट्रीय पद मिला या स्टेट का पद मिला, इन सब की जानकारी वो 4 पेजों में रहती थी। और वो निःशुल्क भेजते थे उसको, फ्रीक्वेंटली, हर महीने 2 महीने में एक पब्लिश करते थे, और सब जानकारी लेकर के भेज देते थे। आज का जो जर्नल है
वो सब्जेक्ट वाइज तो ठीक है, लेकिन बीच के सेकंड पेज और थर्ड पेज में वो केवल फोटोग्राफ्स या कुछ छाप देते हैं डॉक्टर आचार्य जी। और उसके कारण क्या होता है कि लोगों को जानकारी तो मिल जाती है कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ है, लेकिन डिटेल नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब और डॉक्टर वीसी आचार्य जी से विशेष निवेदन है कि जो खन्ना जी के समय में बुलेटिन चलता था उसको चालू करवा दें। अगर वो कहीं से नहीं होता है तो जबलपुर से चालू करवा दें, जैसे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन है ही उसका पहले से ही। तो ये मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपए की टिकट में सबको 4 पेज का वो मैसेज मिल जाएगा, और सब लोग जो उसकी जानकारी है लगातार मिलती रहेगी। तो बुलेटिन जर्नल एक अलग बात है और बुलेटिन अलग बात है। बुलेटिन को लोग जल्दी पलटा के देख लेते हैं जर्नल्स देखने के लिए टाइम चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उस जर्नल्स के ऊपर विचार किया जाए और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि हर स्टेट में छोटे छोटे कार्यक्रम मीटिंग होते रहते हैं, सिंपोजियम होती है, स्टडी सर्किल की मीटिंग होती है, सीएमई होती है, इनको सबको वहाँ उसमें जगह मिलेगी। और एक वृहद रूप, वो भी एक संगठन को जोड़ने का, डॉक्टरों को जोड़ने का कारण बनेगा, क्योंकि जब हम उनकी न्यूज छापेंगे बार बार और उनसे सहयोग लेंगे तो वो मेंबर भी बनेंगे, आकर्षित भी होंगे। और आजकल का जमाना ये है कि हम गिव एंड टेक का है, कि हम अगर उनका कुछ बताएंगे, उनकी जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से वो आकर्षित भी होंगे और हमें शुल्क भी देंगे, हमारी सदस्य संख्या भी बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें जो है होम्योपैथिक एसोसिएशन की तब से लेकर के आज तक जो चल रही है, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य, जिनके क्लिनिक में 4 बजे रात से लोग लाइन लगाते थे और बैलगाड़ियों से आकर के रुकते थे और दवाई लेके आते थे जब वो हमारे प्रेसिडेंट बने बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के बाद, तो इतना सादगी वाला प्रेसिडेंट एचएमआई में हमने नहीं देखा। बहुत सादगी थी, सिंपल रहना और मुद्दे की बात करना और सबसे मिलजुल के रहना। उसके बाद में फिर जब परिवर्तन आया तो फिर ये परिवर्तन होता चला गया। और जेएस खन्ना के बाद जब कमान गुजरात में गई, तो गुजरात में कमान जाने के बाद में एक स्टाइल ही एचएमआई की बदल गई। उस स्टाइल ने हमारे होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स को प्रभावित किया, लेखकों को प्रभावित किया, कार्यशैली को प्रभावित किया। कार्यशैली की बात अगर मैं करूं तो डॉक्टर जेएस खन्ना, डॉक्टर मृदुल साहनी और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, ये 3 लोगों की जो कार्य पद्धति थी सेक्रेटरी जनरल के रूप में बहुत अच्छी थी। रिपोर्टिंग करते थे बाकायदे, बराबर उसको पब्लिश करते थे वो रिपोर्टिंग को, और वो सब इंडिविजुअल मेंबर्स को भेजते थे और भेज करके सबको जानकारी वो मिल जाती थी कि किस तरह से हमारे संगठन में क्या क्या हो रहा। आज दिक्कत ये आ गई है कि अब जो पहले चलता था कि सारी सूचनाएं हम देते थे, अभी कई हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी एक आपत्ति है और कहे या एक सुझाव कहे रहता है कि हम आपके लाइफ मेंबर हैं, कभी केंद्र से एक चिट्ठी नहीं आती कि क्या हो रहा है, आप मेंबर हैं कि नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये जो मोबाइल ने हाईजैक कर लिया है और नई टेक्नोलॉजी ने, ये इसका फर्क है। नहीं तो एक चिट्ठी जो है उसके दरवाजे पे बराबर साल में एक बार जाती थी। और वो जो हमारा बुलेटिन कहें, जर्नल कहें, सूचना कहें, एनईसी का नोटिस कहें, नेशनल काउंसिल का नोटिस कहें, तो उससे उसको बराबर लगता था कि एक आत्मीयता सी बनी रहती थी, संगठन में कुछ हो रहा है, हमको पूछ रहे हैं, लोग आते हैं। अब स्थिति ये बन गई है कि ना तो जर्नल आता है, माने जर्नल माने न्यूज, और ना इस तरह की कोई लेटरबाजी होती है कि हम जान सकें कि क्या हो रहा है एचएमआई में। और उसका ये कारण रहता है कि अब केवल सारी चीजें जो है वो ईमेल पर और व्हाट्सएप पर चलने लगी है। ये बात अलग है कि ईमेल और व्हाट्सएप ने विकास में योगदान दिया है, लोगों को जोड़ा है, लेकिन जो पुराने लोग, भले ही वो 25% लोग हों, पर वो 25% जो ईमेल नहीं चला सकते हैं, जो फेसबुक नहीं यूज करते हैं, जो अदर साधन उपयोग नहीं करते हैं,
उनके लिए ये विकास कैसे दिखेगा। तो इस विकास को हमको ऐसे लोगों को भी दिखाना है जो 25% हैं, 75 तो देख रहे हैं, तो 25% लोगों को भी अगर हम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये होम्योपैथी का और एचएमआई का विकास होगा। जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान होम्योपैथिक विज्ञान है, नो डाउट, सभी लोग जानते हैं और मानते हैं। और इस विज्ञान के दौर में हमने ये देखा है कि जो पहले जो रोग हुआ करते थे, साधारण सर्दी खांसी जुकाम बुखार गठिया, इन सब का इलाज चलता था और इन्हीं से संबंधित आर्टिकल आते थे। आज जो आर्टिकल और विज्ञान की टेक्नोलॉजी में हर साल तो साइंस साइंस सेमिनार करते हैं डॉक्टर सैनी जी पटना में, और इस तरह के और भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रीयता के आधार पर भी कार्यक्रम और साइंटिफिक सेमिनार आयोजित करते हैं। लेकिन हमारे साइंटिफिक सेमिनार का और सब्जेक्ट का अब जो है वो परिवर्तन हो गया है। अब एड्स पर लेक्चर आते हैं, अब हार्ट अटैक पर लेक्चर आते हैं। इस तरह के जो इस तरह के जो नई नई बीमारियां आ रही, एमआईसी गैस के ऊपर डॉक्टर चरणजीत घुई थी भोपाल में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनने एक पेपर भी प्रेजेंट किया था जबलपुर की कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह के विकास जो है विज्ञान के दृष्टि से भी हुए हैं। मैंने होम्योपैथिक दर्शन और होम्योपैथी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और एक पूरी पुस्तक लिखी। वो पुस्तक यूजीसी ग्रांट कमीशन से प्रकाशित हुई जिसमें मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। तो वो भी एक दौर था कि मैंने सोचा कि क्या होम्योपैथी में पीएचडी हो सकती है, और उसमें मैंने फिर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और आपके अद्वैत वेदांत, गीता, रामायण, भागवत, श्रीमद् भागवत, जहां जहां मुझे होम्योपैथी के सिद्धांत उसमें मिले, मैंने उन सब का समावेश करके और इस मेरी अपनी पुस्तक होम्योपैथी और दर्शन में प्रकाशित किया। तो वो पुस्तक भी अभी हमने वहां रखी थी स्टॉल में। तो मैं ये चाहूंगा कि इस तरह की रिसर्च जो आपके अभी हो रही है कॉलेजों में या कॉलेज करा रहे हैं पीजी वाले, अगर वो पीजी में इस तरह के थोड़ा सा दर्शन का पुट और दार्शनिक पुट भी अगर देने लगे तो कालांतर में आने की विकास की योजनाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगी। मैंने अभी जो अनुभव किया है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साथ में, अब उन्होंने मर्ज करके इसको आयुष बना दिया। तो आयुष एसोसिएशन भी चल पड़ी, कुछ जगह आयुष एसोसिएशन भी फॉर्म हो गई हैं और वो चलने लगी हैं। मेरा कहना यह है कि हम जब तक ये सिद्ध नहीं करेंगे कि होम्योपैथी प्राचीन दर्शन ही है, तब तक ये सरकार मानने वाली भी नहीं है और नेता भी मानने वाले नहीं है। वो चाहते हैं कि अरे ये होम्योपैथी, हाँ ये तो जर्मन से आई है, ये विदेशी है। और विदेशी का जो ठप्पा इसमें लगा हुआ है, इस ठप्पे के कारण हमारे कई विकास जो है वो आयुष के अंतर्गत केवल आयुर्वेद को बढ़ावा दे दिया जाता है और योगा को बढ़ावा दे दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथी को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो हमारा कहना यह है कि किसी सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में हम इस बात को सिद्ध कर देंगे कि होम्योपैथी हमारी भारतीय दर्शन के अंतर्गत ही है, भारतीय दर्शन ही है, और इसलिए इसके सिद्धांतों को हमारे दर्शनों में और शास्त्रों में मूल रूप से देखा गया है। तो तब जब हम ये सिद्ध कर देंगे तो शायद शासन का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित आ जाए कि नहीं ये जर्मन की नहीं, ये होम्योपैथी की है और होम्योपैथी के सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि इस तरह की जो अभी जो रिसर्च चल रही है आपके पीजी में, अगर उसमें कुछ कोई सब्जेक्ट है इस तरह का दर्शन का और होम्योपैथी का और शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का रखा जाए तो निश्चित रूप से होम्योपैथी भी बढ़ेगी, चिकित्सक भी बढ़ेंगे और इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। और सरकार को भी बाध्य होना पड़ेगा कि नहीं, ये तो जर्मनी का ठप्पा जरूर लगा है क्योंकि जर्मन से वो पैदा हुई, पर आज जो सिद्धांत में हमने रिसर्च करके ये पाया है कि नहीं ये जर्मन नहीं, ये हमारे इंडियन का ही सब कुछ है और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग जब तक इस तरह की योजनाओं के माध्यम से काम नहीं करेंगे तब तक होम्योपैथी का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा।
तो वो तभी होगा जब हम लोग इस तरह के कलेक्टिव एफर्ट्स करें, यूनिट को टारगेट दें, स्टेट को टारगेट दें, और सेंट्रल का तो टारगेट है ही है। अभी स्थिति ये है कि जो पदाधिकारी सेंट्रल में है एचएमआई में, चाहे वो जोनल में हो या कहीं हो, वो केवल इलेक्शन के समय आएंगे और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो 2 साल बाद फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा उनको। क्या किया आपने? आप इसको देखने वाला कौन है? कितना वर्क आपने किया, कितने लेटर आपने लिखे, कितने विजिट आपने किए, किस किस यूनिट का इंस्पेक्शन किया, किस स्टेट का आपने इंस्पेक्शन किया? जब तक हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाएंगे, तब तक इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि आप मीटिंग में बैठ करके और तुम डिप्टी प्रेसिडेंट, तुम सेक्रेटरी, तुम फलाने, तुम ढिकाने, इस तरह का अगर चलता रहेगा तो गति जितने चाहिए उतनी नहीं हो पाई। अपन को उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा हर पदाधिकारी का, कि कौन सा पदाधिकारी जो जोन में है, जो स्टेट में है, उसने क्या किया, 2 साल में आपने क्या किया, और जो वो करता है उसका मूल्यांकन करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इस तरह से आगे हम बढ़ाएंगे तो होम्योपैथी और एचएमआई बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे, जैसे कि डॉक्टर जे एन कांजीलाल के कई आर्टिकल आए कि व्यक्ति आधारित संस्था हो या सामूहिक नेतृत्व वाली संस्था हो, तो हमको आज 50 साल बाद भी हम व्यक्ति आधारित संस्था पर चल रहे हैं, सामूहिक पे नहीं चल रहे हैं। तो हमको सामूहिक पे आना पड़ेगा, और जब हम सामूहिक पर आएंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, हमारे पदाधिकारियों का काम नहीं करेंगे तो आप बेशक हटाइए। आप ये मत सोचिए कि अरे इससे ये गुट नाराज हो जाएगा, वो गुट नाराज हो जाएगा, टूट जाएगी एचएमआई। नहीं, एचएमआई बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, और उनका जब मूल्यांकन होगा तो जो काम करने वाले हैं वो आगे आएंगे, और जो काम नहीं करने वाले हैं, केवल जिनको पद चाहिए आकर के कॉन्फ्रेंस में, ऐसे लोग हट जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा वटवृक्ष है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं, फूल हैं। इन सब चीजों में अगर हम लगातार चारों तरफ सर्वांगीण विकास करें, केवल हम एनईसी में आकर के कुछ प्रस्तावों पर चर्चा करके चले जाएं और 6 महीने बाद फिर कुछ प्रस्ताव ले आए, तो इस पे काम नहीं चलेगा। हमको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा सबके लिए। स्टेट में भी अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है तो वो कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं तो उनको रिमाइंडर दीजिए, उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए। ये हम जो वहां बोलते हैं मीटिंग में एनईसी के, हाँ आप अपने रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट में वो बता भी देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वो कह रहे हैं, क्या वहां के लोग उस पेपर की कटिंग दे रहे हैं, क्या वहां का कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, आपके पास क्या उस स्टेट की फाइल है, उस फाइल में वो सारी चीजें लगी हुई हैं। और जब वो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो होम्योपैथी का विकास होगा और एचएमआई का विकास होगा। और नहीं तो जिस तरह से चल रही है, अबाध गति से ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें हम लोग केवल देख दर्शक दीर्घा में जरूर रह सकते हैं, लेकिन उसके विकास के सहभागी नहीं बन सकते। तो अगर विकास का सहभागी बनना है तो हमको कुछ नए तरीके अडॉप्ट करना पड़ेंगे, कुछ मूल्यांकन आधारित कार्यक्रम करना पड़ेंगे। साइंटिफिक सेमिनार का भी आप वैल्यूएशन कीजिए, किस साइंटिफिक सेमिनार में किस स्पीकर ने कितना अच्छा काम किया और कितने अच्छे पेपर्स प्रेजेंट किए, उसका मूल्यांकन कीजिए, और अगले बार उन्हीं लोगों को आप आगे बढ़ाइए। आप क्या करते हैं कि पूरे इंडिया से जिसके आए सबके ले लिए और सबको रख दिए, किसी में फिर 15 आदमी सुन रहे, किसी में 10 सुन रहे, किसी में 200 सुन रहे। ऐसा मत करिए। आप जो है इस एचएमआई को अगर आगे बढ़ाना है तो इसको बहुत ही साइंटिफिक मेथड, आजकल इतने इतने अच्छे आ गए हैं, और तो सब विद्वान हैं सारे लोग, तो सब लोग मिल करके होम्योपैथी का विकास कीजिए, तभी हम होम्योपैथी के विकास में योगदान करेंगे और एचएमआई मील का पत्थर साबित होगी। ये बात सही है कि एचएमआई के कारण ही आज कई जगह स्टेटों में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पद बढ़े, उनके अलग अलग पदों का सृजन हुआ, उसमें अपॉइंटमेंट हुए, उसमें उनका प्रमोशन हुआ। तो इस तरह के काम भी हुए, लेकिन उनका परसेंटेज थोड़ा कम था। हम चाहेंगे कि इस तरह के सारे परसेंटेज को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी एचएमआई और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगे बढ़ेगी, और जितने सारे हमारे सीनियर्स जो हैं
अभी वर्तमान में ये सब अगर इस प्रकार का दृष्टिपात करके HMI को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग, वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपका ये जो पूरा इनपुट था ये बहुत ही सीखने के लिए भी था, और सही बात है सर, किसी भी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें समय समय पे मॉडिफिकेशन चाहिए, जो न्यू एरा को देखते हुए साइंटिफिक वे में, विदाउट एनी प्रेजुडिस। आपने जो कहा है कि अवलोकन करते रहना चाहिए, बहुत सही कहा है। हमारे पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर दरयानी जी ने हैंड रेज किया है। मैं सर से आग्रह करती हूँ, सर प्लीज आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं सर। डॉक्टर, जी, यस सर, यस सर, आप। मैं मैं अभी अटेंड काम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे हिसाब को मैं बहुत काफी लंबे अरसे से जानता हूँ, और ये पूरा इतिहास जो कुछ भी है, इनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो शायद अभी तक किसी में नहीं है। ये कस्टोडियन है। कस्टोडियन का मतलब जितनी भी चीजें हैं आज इतिहास की, उसके रखवाले। मैंने इनका नाम होम्योपैथिक कस्टोडियन रख रखा है। और ये पता नहीं मेरे से सहमत है या नहीं है, हम लोग आपस में बात करते रहे और एक चीज सामने रखी कि इसका रूप बदलता रहना चाहिए। आज प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के अंदर का अंतर धीरे धीरे साफ दिखाई दे रहा है। तो जो आज प्रचलित होगा उसमें चलना पड़ेगा, और जो पिछला है उससे सबक लेना पड़ेगा, और उससे लेसन लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रदर्शनी जो लगी, एग्जीबिशन जो लगी, मेरे ख्याल में मैंने भी बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस टाइप की एग्जीबिशन नहीं लगी विथ डॉक्यूमेंटेशन। वो पुराने जर्नल उस टाइम के, और वो कागज, वो फोटो, वो सब वहां पर लगाए हुए थे। मैं इनको नतमस्तक से धन्यवाद दे रहा हूं। इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी सब लोग जो आप लोग हैं, वो आपने स्वयं ने देखा होगा, या इनके बात करने के जो कुछ भी उद्गार थे, उनके उद्गार सब निकाले। मैं इन शब्दों के साथ अपने क्षमा चाहता धन्यवाद सर। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर प्लीज आप अनम्यूट करके आप अपना अपनी बात रख सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर को। आर के चतुर्वेदी जी, हमारे दरयानी साहब भी मौजूद हैं, इनका भी बहुत प्रणाम। जो है बहुत अच्छा HMI के बारे में बताया। वास्तविक में HMI ही आगे बढ़ाई है होम्योपैथी का। हमने 40 साल से कभी भी सब दिन HMI का मेंबर रहे। और जो है हमारे जो है खन्ना साहब, हमारे SM सिंह साहब, हमारे महेंद्र बाबू, ये सब HMI का प्रेसिडेंट रहे, और उनके निगरानी में हम काम किए। और सुपौल यूनिट तो बिहार का फर्स्ट यूनिट था, अभी भी है, अभी भी हम कार्यक्रम किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं। तो खैर, एक सर एक बात बोले जो बहुत अच्छा लगा हमको, कि भारतीय दर्शन शास्त्र में जो हमारा होम्योपैथिक का जो दिया हुआ है वह लेकर चले, तो हमारा जो है सरकार का मान्यता, जैसे आयुर्वेदिक को फर्स्ट मान रहा है, हमारा होम्योपैथिक का भी फर्स्ट मानेगा। तो भारतीय दर्शन में है लिखा हुआ, रामायण में भी है, मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस माइंड। और भारतीय दर्शन रामायण में लिखा हुआ है जो है मन रोग में, सुनो तात मानस रोगा जिनते दुख पावहि सब लोगा, विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब नाम सुन को जाना। और काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित निछाती जा रहा,
तीनों भाई करें प्रीति उपजई संपाद दुताई। भारतीय दर्शन में है, परसुक देखी जरनी सोचई, कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, मद कपट मन नान हरुआ। हमारे भारतीय दर्शन से ही जर्मनी में लिया गया है। और चाहे रामायण से ले, महाभारत से ले, वेद से ले, तो हम भारतीय दर्शन को यदि उजागर करेंगे तो हमारी भारत सरकार की जो भी हमारे मंत्रालय हैं वह ज्यादा वैल्यू देगा कि नहीं भारत से ही उठा हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आर के चतुर्वेदी साहब के, और सभी एचएमआई के पदाधिकारी जो भी रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो और नमन हो सबका। जो है हम एचएमआई साथ डॉक्टर बी साहनी हमको जोड़े थे, हम 40 वर्षों से एचएमआई से मेंबर हैं, अभी भी हैं और जो है कर रहे हैं काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी बातों के साथ जय एचएमआई, जय हैंडमैन, घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर इसके साथ हमारा हिंदी सेशन का समय भी समाप्त होता है। तो मैं आईएफपीएच के मंच की तरफ से डॉक्टर चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से होम्योपैथी के एचएमएआई के इतिहास के बारे में जानने को मिला, और ये भी जानने को मिला अभी यंग होम्योपैथी को ये पता चला कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, जो कि आने वाले जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। पंकज सर, आप डॉक्टर धनेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको होस्ट बना दीजिए या को होस्ट बना दीजिए, जिससे Okay. कि Thank you, Dr.